उफ दक्ष, तुम तो बिल्कुल ही गूंगे हो। लगता है कि तुम्हारे अंदर बोलने वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं किया गया है। यार हद होती है। मतलब कोई इंसान इतना भी शरीफ और चुपचाप नहीं होता कि अपनी पत्नी के सामने भी ऐसे बैठा रहे जैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा हो। प्लीज कुछ तो बोलो। कल रात से तुमने मुश्किल से दो वाक्य बोले हैं। एक तो ये कि चाय पियोगी, और दूसरा ये कि एसी का टेम्परेचर ठीक है। दक्ष ने बड़ी मुश्किल से सर उठाया था। उसने अपने मोटे फ्रेम वाले चश्मे को उंगली से ठीक किया और घबराई हुई आवाज में कहा, मुझे ज़्यादा बातें करना नहीं आता इरा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें शिकायत का मौका न दूं। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बस इतनी सी बात। मुझे सिर्फ आपकी तारीफ नहीं चाहिए, कुछ और भी चाहिए। आपको एहसास भी है हमारी शादी की पहली रात ऐसे ही सोनी सोनी निकल गई थी। कौन ऐसा होता है? ऐसा कौन मर्द होगा जो इतना शर्मीला हो कि शादी की पहली रात ही अपनी दुल्हन के करीब ना आए? लेकिन कोई बात नहीं, जो काम तुमने नहीं किया उसे मैं पूरा करूंगी। इरा की आंखों में खुमारी के रंग चमकने लगे थे। वो उसके बिल्कुल करीब आ गई और बड़े खुमार भरे अंदाज में उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए अपने नरम होंठ उसके सीने पर। इरा और बामिका सोफे पर बैठी एक दूसरे को कॉलेज के किस्से सुनाकर हंसी से लोटपोट हो रही थी। इरा की खिलखिलाहट पूरे घर में गूंज रही थी और वो हंसते हुए बार बार सोफे के कुशन पर हाथ मार रही थी। तभी सीढ़ियों पर जूतों की आहट सुनाई दी और इरा की नजर बेख्तियार ऊपर उठ गई, जहां दक्ष पूरे रौब और गरिमा के साथ नीचे उतर रहा था। उसने गहरे काले रंग का सूट पहन रखा था और बालों को बड़े ही सलीके से संवारा हुआ था। उसके चेहरे पर वही खास गंभीरता थी जो किसी बड़े बिजनेसमैन की पहचान होती है। वो इतना आकर्षक लग रहा था कि एक पल के लिए इरा की हंसी थम गई और वो उसे टकटकी बांधे देखने लगी। फिर अचानक उसने धीरे से बामिका की कोहनी में कोहनी मारी और धीरे से फुसफुसाई, भगवान कसम, तुम्हारे देवर को देखकर लगता है किसी फिल्म का हीरो गलती से कॉर्पोरेट ऑफिस में भर्ती हो गया हो। बामिका अपनी हंसी रोकने लगी तो इरा फिर से बोली, लेकिन यार इसका चेहरा देखकर ऐसा भी लगता है जैसे इसने पिछले 10 साल से मुस्कुराने का टैक्स भरना बंद कर रखा हो। दक्ष की निगाहें सामने की ओर थीं, लेकिन इरा की मौजूदगी का एहसास उसके पूरे वजूद में हलचल पैदा कर रहा था। जब वो उसके पास से गुजरने लगा तो इरा धीरे से अपनी कजिन की ओर झुककर फुसफुसाई, उफ यार ये कितना हैंडसम है, लेकिन कितना बोरिंग भी। क्या ये कभी बोलता भी है या इसके पास शब्द ही खत्म हो गए हैं? मुझे तो शक है कि इसके अंदर इंसान नहीं, कोई एआई सिस्टम बैठा है जो दिन में सिर्फ 5 वाक्य बोलने की परमिशन देता है। इरा की बातों पर वामिका का हंस हंसकर बुरा हाल हो गया। इरा ने ये सब धीमी आवाज में कहा था, मगर कमरे की खामोशी में उसके शब्द साफ साफ दक्ष के कानों तक पहुंच गए। एक पल के लिए उसके कदमों की रफ्तार धीमी हुई, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा और चुपचाप बाहर की ओर बढ़ गया। इरा उसे जाता देखकर फिर से हंसने लगी। सच में यार, मुझे तो लगता है इसने जिंदगी में कभी किसी लड़की को मुड़कर देखा भी नहीं होगा। कितना भोला बनने की कोशिश करता है। अगर ये किसी लड़की को प्रपोज करेगा ना तो शायद ऐसे बोलेगा, नमस्ते, कृपया मेरी जीवन संगिनी बनने पर विचार करें। ये सुनकर दोनों बहनें फिर से ठहाके लगाने लगीं। दक्ष जैसे ही घर की दहलीज से बाहर निकला, उसने गहरी सांस ली और अपनी बंद मुट्ठी को कसकर भींच लिया। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। वो कार में बैठते ही सीट से टिक गया और आंखें बंद कर लीं। उसके होठों पर एक अधूरी सी मुस्कान उभर आई। काश तुम्हें पता होता इरा कि मेरी ये खामोशी तुमसे कितना कुछ कहना चाहती है। मैं तुम्हें सिर्फ मुड़कर देखना ही नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें अपनी पूरी दुनिया बना लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारे सामने आकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। दक्ष के मन में एक टीस उठी। वो तड़पता था कि काश वो भी आम लड़कों की तरह उसे अपने प्यार का यकीन दिला पाता, उसे अपने करीब लाकर बता पाता कि उसकी ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है। लेकिन उसकी पर्सनालिटी की ये अधूरी बेड़ियाँ और हालात का डर उसे एक ऐसे घेरे में बांधे हुए था जहाँ से वो उसे देख तो सकता था, मगर उसे पुकार नहीं सकता था। शाम के साए गहराने लगे थे जब इरा उसी घर की बालकनी में खड़ी ठंडी हवा के झोंकों का आनंद ले रही थी। वो अपनी ही सोचों में गुम थी कि तभी बगल वाली बालकनी का दरवाजा खुला और दक्ष बाहर आया। उसने अपनी सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें ऊपर मोड़ रखी थी और चेहरे पर बही थकान बही गंभीरता थी। जैसे उसकी नज़र सामने खड़ी इरा पर पड़ी, उसके हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का मग हल्का सा कांप गया। इरा की शरारती आंखें जब उसकी शांत आंखों से टकराईं तो दक्ष घबरा गया और तुरंत वापस मुड़ने लगा। लेकिन इरा उसकी घबराहट भांप चुकी थी। वो एकदम जोर से हंस पड़ी। अरे अरे रुकिए मिस्टर, इतना डर क्यों रहे हैं? मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ जो आपको खा जाऊंगी। उसकी आवाज़ में शरारत और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था।
फिर उसने मुस्कुराकर कहा, वैसे एक बात तो बताइए, क्या मुझे देखते ही आपकी बैटरी लो हो जाती है? हर बार मुझे देखकर ऐसे भागते हो जैसे मैंने होमवर्क चेक करने को कह दिया हो। दक्ष के कदम वहीं रुक गए। उसकी पीठ इरा की ओर थी, मगर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से छिपाया। इरा अभी भी कहाँ रुकने वाली थी। उसने फिर आवाज लगाई, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी सीक्रेट मिशन के एजेंट हो और लोगों से बात करना आपकी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ हो? दक्ष ने अनायास सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए तेज कदमों से कमरे के भीतर चला गया। इरा उसे जाते हुए देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। अजीब इंसान है, जितना मैं इसे छेड़ती हूँ ये मुझसे उतना ही छिपता फिरता है, लेकिन इसकी खामोशी में भी न जाने कैसी कशिश है जो मुझे इसकी ओर खींचती है। कमरे के अंदर पहुंचकर दक्ष ने दरवाजा बंद किया और दीवार से टिक गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बंद आंखों से इरा के हंसते हुए चेहरे को सोचने लगा। तुम्हें क्या पता इरा कि तुम मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो। अगर एक पल के लिए भी मैंने तुम्हारी आंखों में ज़्यादा देर देख लिया तो मैं खुद पर से अपना काबू खो दूंगा, और अभी मैं हारना नहीं चाहता। उसने मन ही मन कहा और गहरी सांस लेकर आंखें खोल दी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी बेचैन धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने लगा। वो रोज इसी तड़प के साथ जीता था कि कब इरा उसके घर आएगी। वो अक्सर खिड़की के पीछे उसे अपनी भाभी के साथ बातें करते हुए देखता रहता था, और जैसे उसके दिल को सुकून मिल जाता था। उसकी एक एक अदा पर वो दिल हार बैठा था, मगर जब वो सामने आती तो उसकी जुबान को जैसे ताला लग जाता था। उसे लगता था कि उसके बिजनेस की दुनिया में तलखियां इरा की मासूमियत को मैला न कर दें, इसीलिए वो अपनी मोहब्बत को छिपाए सिर्फ दूर से उसे देखकर अपनी रूह को तसल्ली देता था। मगर इरा की हर नई शरारत उसके सब्र का बांध तोड़ रही थी। अगले कुछ दिन इरा ने जैसे दक्ष के घर को अपना दूसरा ठिकाना बना लिया था। वो कभी अपनी कजिन से कोई रेसिपी पूछने के बहाने आती तो कभी कोई किताब लेने, और उसकी नज़रें हर वक्त उस खामोश शहजादे को ढूंढती रहती। एक बार जब वो सीढ़ियों से उतर रही थी और दक्ष ऊपर जा रहा था तो इरा जानबूझकर उसके रास्ते में खड़ी हो गई। सुनिए दक्ष साहब, क्या आपने कसम खा रखी है कि आप सबको ऐसे ही तड़पाएंगे? और क्या भविष्य में अपनी पत्नी को भी ऐसे ही तड़पाएंगे? इरा ने चहककर पूछा तो दक्ष का रुख उसकी तरफ हो गया। उनके बीच सिर्फ एक सीढ़ी का फासला था। इरा को उसके वजूद से उठती परफ्यूम की तेज खुशबू महसूस हो रही थी। दक्ष ने अपने मोटे फ्रेम वाले चश्मे को उंगली से ठीक किया जो उसने जानबूझकर लगाया हुआ था, और एक पल के लिए इरा की आंखों में झांका जहां सिर्फ और सिर्फ दीवानगी थी। फिर उसने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और इरा को रास्ता देने का इशारा किया तो इरा हंसते हुए रास्ता छोड़ गई। मगर इस बार उसने महसूस किया कि दक्ष की नज़रों में सिर्फ शर्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसी इंटेंसिटी थी जो उसे भीतर तक बेचैन करने के लिए काफ़ी थी। कुछ दिनों के बाद जब इरा आईने के सामने खड़ी होकर अपनी मैरून रंग की साड़ी का पल्लू अपने कंधे पर सेट कर रही थी तो उसे अपनी ही खूबसूरती पर खुद ही रश्क होने लगा था। उसने हल्के मैरून रंग से अपने होठों को सजाया और कानों में झुमके ठीक करते हुए अपनी आंखों में चमकती शरारत को देखने लगी। आज तो मिस्टर दक्ष आपकी खैर नहीं, आज तो आपको बोलना ही पड़ेगा। इरा ने आईने को देखकर खुद से शरारत से कहा और अपने ऊपर परफ्यूम की हल्की सी फुहार छिड़कने लगी। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि दक्ष के बड़े भाई की एनिवर्सरी थी और उसे पता था आज वो अपनी बिजनेस कमिटमेंट्स को छोड़कर घर पर ही होगा। उसने पहली बार जानबूझकर अपने बाल खुले छोड़े थे जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। वो एक ऐसी यंग लड़की लग रही थी जिसकी ओर किसी का भी ध्यान आसानी से चला जाए। जब इरा अपने परिवार के साथ बगल वाले घर में दाखिल हुई तो पूरा बंगला रोशनियों से जगमगा रहा था। लॉन में सफ़ेद और सुनहरे गुब्बारे सजे थे और हल्का सा म्यूजिक पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा था। मेहमानों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी, मगर इरा की नज़रें सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढ रही थीं। वो बामिका से मिली और उसे बधाई भी दे दी, मगर उसका ध्यान कहीं और ही था। अचानक उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी जहां दक्ष किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो आज सफ़ेद 3-पीस सूट में था जिसके साथ काली टाई उसकी पर्सनालिटी को और भी इम्प्रेसिव बना रही थी। उसके बाल बड़ी नफासत से पीछे की ओर सेट किए गए थे और मोटे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे उसकी आंखें आज कुछ ज़्यादा ही गहरी लग रही थीं। जैसे ही दक्ष की नज़र मैरून साड़ी में सजी उस बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी, उसके हाथ से फ़ोन लगभग छूट ही चुका था।
वो एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया था, मानो उसने किसी फेरी को जमीन पर उतरते हुए देख लिया हो। ईरा ने उसे देखकर एक विक्टोरियस स्माइल दी और बामिका के साथ बातों में बिजी होने का नाटक करने लगी। मगर वो जानती थी कि अब दक्ष की नजरें उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। केक काटने की बारी आई तो सब हॉल में इकट्ठा हो गए। ईरा ताली बजाते हुए अचानक अपनी नजरें ऊपर बालकनी की तरफ ले गई तो दक्ष अकेला खड़ा नीचे उसी को देख रहा था। जैसे उन दोनों की नजरें मिली, दक्ष ने घबराकर अपनी नजरें झुकाने के बजाय एक पल के लिए वहीं रुककर ईरा के चेहरे के भाव पड़े। ईरा ने झेंपकर अपनी नजरें झुका ली तो दक्ष के होठों पर एक दिलकश मुस्कान सज गई। वो उसे देखकर हल्का सा हंस दिया था और ये पहली बार था कि ईरा ने उसे इस तरह खुलकर मुस्कुराते देखा था। वो खुशी से भर उठी थी। तो मिस्टर खड़ूस मुस्कुराते भी हैं, ईरा ने अपने मन ही मन में सोचा और उसका दिल चाहा कि अभी उड़कर उसके पास चली जाए और उसके मुस्कुराते होठों को धीरे से अपनी उंगलियों से छूकर महसूस करे। इसी दौरान ईरा के हाथ से जूस का गिलास टकरा गया और उसका साड़ी का पल्लू थोड़ा सा गीला हो गया। वो झुंझलाकर तेजी से ऊपर वाली मंजिल पर बने वॉशरूम की तरफ चली गई ताकि उसे साफ कर सके। वो अंदर चली गई थी और शीशे के सामने खड़ी होकर पल्लू को टिश्यू से साफ करने लगी और उसे पता ही नहीं चला कि कब एक शरारती बच्चा वहां से गुजरा और उसने बाहर से बाथरूम की कुंडी लगा दी। ईरा जब काम खत्म करके बाहर निकलने लगी तो दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने हैंडल को जोर जोर से घुमाया मगर वो बाहर से लॉक था। कोई है, प्लीज दरवाजा खोलिए। ईरा ने पहले जोर से आवाज लगाई मगर जब 5 मिनट तक कोई नहीं आया तो उसे घबराहट होने लगी। हॉल में म्यूजिक इतना तेज था कि उसकी आवाज नीचे तक नहीं जा रही थी। वो वॉशरूम की बंद और घुटन भरी फिजा में बुरी तरह डरने लगी थी। कोई है बामिका? राघव भैया, प्लीज कोई दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। ईरा की आवाज में अब रुलाई भी शामिल हो गई थी। उसे बचपन से ही बंद जगहों से डर लगता था। डर इस बात का नहीं था कि वो बाथरूम में बंद थी, बल्कि डर इस बात का था कि बाथरूम बाहर से बंद था और नीचे म्यूजिक का तेज शोर उसकी सांसें तेज होने लगी थी और वो दरवाजे से टिककर फर्श पर बैठती चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा शायद अब उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तभी बाहर गलियारे में जूते की आहट सुनाई दी। दक्ष जो उसे ढूंढता हुआ ऊपर आया था। उसने जब वॉशरूम से आती सिसकियों की आवाज़ सुनी तो बेचैन हो गया। उसने एक ही झटके में कुंडी खोल दी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, ईरा तेजी से बाहर निकली और राहत के मारे दक्ष से लिपट गई। उसने घबराहट में उसके सफ़ेद कोट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया था और उसके सीने से लगकर रोने लगी। मैं बहुत डर गई थी दक्ष, मुझे लगा कि मैं वहीं फंस जाऊंगी। ईरा हिचकियों के बीच बोली। दक्ष के पूरे वजूद में जैसे एक झटका सा दौड़ गया था। उसने जिंदगी में पहली बार ईरा को इतने करीब महसूस किया था। उसके हाथ अनायास ही उसे संभालने के लिए उठे और फिर उसके हाथों ने कांपते हुए ईरा के इर्द गिर्द एक घेरा बना दिया। उसे इतनी जोर से अपने सीने से भींच लिया जैसे वो उसे खुद से कभी अलग नहीं होने देगा। दक्ष की आंखें बंद थीं और वो ईरा के बालों की महक को खुद में उतार रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ईरा को उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ पल वो दोनों इसी तरह शांत खड़े रहे जैसे समय ठहर गया हो और फिर जैसे ही दक्ष को एहसास हुआ, उसने बहुत नरमी से ईरा को कंधों से पकड़कर खुद से अलग कर दिया। उसका चेहरा शर्म और भावनाओं की तीव्रता से लाल पड़ गया था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी नजरें झुका ली और वहां से जाने के लिए मुड़ने लगा। तभी ईरा ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और एक शरारती मगर भीगी हुई मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांकने लगी। क्यों मिस्टर, मुंह में जुबान अब भी नहीं आई? एक जीती जागती जवान लड़की आपकी बाहों में थी और आपने एक शब्द तक नहीं बोला। वो अपने होश खो बैठी थी और बेबाकी से बोले जा रही थी। दक्ष ने ईरा के हाथ की पकड़ को महसूस किया तो उसकी उंगलियां तक एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। बिना कोई जवाब दिए उसने अपना चश्मा ठीक किया और बड़ी मुश्किल से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चला गया। ईरा उसे जाता देखकर हंस पड़ी। उसकी आंखों में आंसू तो अब भी थे मगर दिल में ये यकीन पक्का हो चुका था कि ये पत्थर जैसा दिखने वाला इंसान ऊपर से तो पत्थर है लेकिन भीतर से मोम है जो बस वो पिघलने का रास्ता ढूंढ रहा है। फिर वो अपनी साड़ी संभालती हुई नीचे की ओर बढ़ गई जबकि दक्ष अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर चुका था और अपने हाथों को देख रहा था जिनमें अब भी ईरा की स्पर्श की गर्माहट बाकी थी। पार्टी की उस घटना ने बामिका पर ये राज खोल दिया कि ईरा के दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि ईरा ने चहकते हुए खुद ही पूरी कहानी बामिका को सुना दी थी। एक शाम जब घर में सब आराम से बैठे चाय पी रहे थे, बामिका ने मौका पाकर अपनी सास से बात छेड़ दी। माँ जी, मुझे लगता है अब दक्ष की जिंदगी में भी रंग होने चाहिए।
मेरी कजिन ईरा कैसी रहेगी? वो चंचल है, हंसमुख है, हमारी दक्ष की खामोशी को बही खत्म कर सकती है। ये सुनकर सावित्री जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें भी ईरा हमेशा से पसंद थी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बहू, लेकिन पहले दक्ष की राय भी जान लेनी चाहिए। मैं अभी दक्ष से पूछ कर आती हूँ मम्मी जी। बामिका मुस्कुराती हुई दक्ष के कमरे की ओर बढ़ गई, जहाँ वो हमेशा की तरह लैपटॉप में डूबा बैठा था। दक्ष, एक जरूरी बात करनी है। अगर हम इरा का रिश्ता तुम्हारे लिए सोचें तो तुम्हारा क्या कहना है? दक्ष के हाथ कीबोर्ड पर थम गए। दिल की धड़कन जैसे अचानक अपनी रफ्तार भूल गई। उसने नजरें स्क्रीन पर टिकाए रखी और धीमे स्वर में बोला, भाभी, अगर आपको लगता है कि यह सही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बामिका उसकी हालत देखकर हंसी न रोक पाई। सच में? मुझे तो लग रहा था कि यह खबर सुनकर तुम्हारे दिल में पटाखे फूट जाएंगे। तुम हमारी खुशी की खातिर इस रिश्ते को जबरदस्ती एक्सेप्ट करना चाहते हो तो फिर रहने ही दो। जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा लंबे नहीं चलते। बामिका जानबूझकर दक्ष को छेड़ रही थी और दक्ष का दिल डर के मारे जोर से धड़क उठा कि सचमुच ही वो इस रिश्ते से कहीं इनकार न कर दें। भाभी, आप भी ना? वो बस इतना ही कह पाया। बामिका ने छेड़ते हुए कहा, मैं भी क्या? तुम्हारी आंखें तो महीनों से वही कहानी सुना रही हैं जो आज तुम्हारी जुबान कह नहीं पा रही। ये सुनकर दक्ष कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके भीतर खुशी का एक ऐसा सैलाब था जिसे वो लाख कोशिश करके भी छिपा नहीं सकता था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो चंचल हंसमुख लड़की सचमुच उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है। उसकी हालत से मजा लेते हुए बामिका हंसते हुए वहां से चली गई थी। एक हफ्ते के बाद दक्ष के घर वाले मिठाइयाँ लेकर इरा के घर पहुंचे। इरा, जो हरे रंग के खूबसूरत लहंगे में बेहद प्यारी लग रही थी, सफ़ेद कुर्ता पैजामा में बैठे दक्ष अपनी नजरें झुकाए हुए था, लेकिन उसके होठों पर तैरती हल्की मुस्कान उसके दिल की खुशी का पता दे रही थी। और जब अंगूठी पहनाने की बारी आई तो वो बुरी तरह घबरा गया। मम्मा, मैं कैसे? आप ही पहना दीजिए ना, मुझसे नहीं होगा, उसने लगभग विनती करते हुए कहा। इस पर पूरे कमरे में हंसी गूंज उठी। अरे वाह दूल्हे राजा, शादी करने में तो कोई दिक्कत नहीं और अंगूठी पहनाने में हाथ कांप रहे हैं। अब इतनी भी शर्म कैसी? आज तो ये रस्म आपको खुद ही निभानी पड़ेगी। सबकी जिद करने पर दक्ष को उठना पड़ा था। वो इरा के सामने पहुंचा और उसने इरा का कोमल और नाजुक हाथ थाम लिया। जब उसकी उंगलियों के पोर इरा की त्वचा से छुए तो उसे लगा जैसे उसके पूरे वजूद में बिजलियां कौंध गई हों। दिल 120 की रफ्तार से भागने लगा था। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। उसने बड़ी मुश्किल से अंगूठी इरा की उंगली में पहनाई और फौरन हाथ छोड़ दिया, जैसे किसी ने उसे दहकते कोयले से छू लिया हो। इरा ने झुककर उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, इतना डरते क्यों हैं आप? अभी तो सिर्फ अंगूठी पहनाई है, सिर्फ हाथ छूने में आपका ये हाल है। अभी तो शादी होगी और फिर शादी के बाद। इरा ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, जबकि उसकी आंखों में चमकते शरारत के रंग को देखकर दक्ष बहुत कुछ समझ चुका था। दक्ष ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस उसका माथा पसीने से तर हो गया था और वो तेजी से अपनी जगह पर जा बैठा, जबकि इरा उसकी बेबसी पर दिल ही दिल में हंस पड़ी थी। हे भगवान, दया करना मुझ पर। इस शर्मीले दूल्हा को मैं शादी की पहली रात कैसे झेलूंगी? वो मन में सोचते हुए खुद ही शर्मा गई थी। शादी की तारीख 2 महीने के बाद तय हुई थी। ये 2 महीने उनके लिए खूबसूरत मीठे दर्द की तरह थे। रिश्ता पक्का होने के बाद भी इरा दोनों घरों के बीच लगे दरवाजे से उनके घर आती जाती रहती थी। ये दरवाजा तब लगाया गया था जब बामिका यहाँ पर ब्याह कर आई थी। वो इरा के मामा की बेटी थी, जिसकी राघव से लव मैरिज हुई थी। और फिर जब वो यहाँ पर बोर होने लगी तो राघव ने ये दरवाजा लगवा दिया था ताकि बामिका अपनी बुआ के घर आ जा सके। एक दिन इरा दक्ष के घर आई थी, गाजर का हलवा देने के बहाने। बामिका से पता चला कि दक्ष अपने कमरे में है। वो तुरंत उसके कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसे कमरे में आते देखते ही दक्ष कमरे से बाहर निकलने लगा और ये देखकर इरा को सचमुच गुस्सा आया था। उसके साथ 2 पल बैठकर वो बात नहीं कर सकता था क्या? इरा ने मुंह बनाकर कहा, सुनिए दक्ष साहब, मैं तो सोच रही हूँ कि इस रिश्ते से इनकार ही कर दूँ। आप तो बिल्कुल ही बोरिंग हैं, न कोई फ़ोन न कोई मुलाकात। कोई इंसान ऐसी जिंदगी कैसे गुजारेगा? दक्ष जो अब तक खामोश था, उसकी इस बात पर तिलमिला उठा। उसने बिजली की तेजी से मुड़ते हुए एकदम उसकी कलाई को पकड़ा और उसे एक झटके से अपनी ओर खींच लिया। इरा का पूरा वजूद उसके चौड़े सीने से टकरा गया था। क्या कहा तुमने? बोरिंग हूं मैं? दक्ष की आवाज में एक अजीब सी शिद्दत थी। वो अपने उसूलों को एक तरफ रखकर जज्बात में बेकाबू हो गया था। उसकी आंखें इरा के नरम गुलाबी अधखुले होठों पर टिकी थीं। इरा की सांसें उसकी नज़दीकी से उखड़ने लगीं। उसे अंदाजा नहीं था कि ये खामोश इंसान इतना रोमांटिक भी हो सकता है।
दक्ष ने उसे एक पल के लिए अपनी मजबूत गिरफ्त में रखा था, जैसे उससे जता रहा हो कि वो सिर्फ उसकी है। लेकिन अगले ही पल जैसे उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ, उसने उसे फौरन छोड़ दिया और शर्मिंदगी से नजरें घुमा ली। आइंदा ऐसी बात मत करना इरा, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो ये कहकर वहां से चला गया था और इरा वहीं खड़ी अपनी कलाई को सहलाती रह गई, जिस पर दक्ष की उंगलियों के निशान छप गए थे। उसकी आंखों में अब दक्ष के लिए और भी ज्यादा दीवानगी भर चुकी थी। वो समझ गई थी कि इस खामोशी के पीछे मोहब्बत का वो लावा छुपा है जो फटेगा तो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। वक्त गुजरता जा रहा था और आखिरकार बारात का दिन भी आ गया था। बारात की वो शाम इरा के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थी, मगर इस ख्वाब में बेचैनी की एक लहर भी शामिल थी। आईने के सामने बैठी इरा ने जब अपने लाल शादी के जोड़े के भारी भरकम से दुपट्टे को सिर पर सेट करवाया तो उसे अपना ही आप अप्सरा जैसा लगा। उसकी कजन्स उसे घेर कर बैठी थी और लगातार उसे छेड़ रही थी। ओए होए इरा, मानना पड़ेगा, आज तो दक्ष जीजू बाकी गूंगे हो जाएंगे तुम्हें देखकर। एक कजन ने हंसते हुए उसके गाल थपथपाए तो दूसरी ने शरारत से बात जोड़ी, अरे अरे यार, वो तो पहले ही नहीं बोलते, आज तो शायद वो सांस लेना भी भूल जाए। इरा उनकी बातों पर मुस्कुरा तो रही थी, मगर उसके दिल में धक धक होने लगी थी कि वो शख्स जो सगाई पर हाथ छू जाने से कांप गया था, वो आज की रात कैसे गुजारेगा। क्या वो आज भी सिर्फ खामोशी की चादर ओढ़े रहेगा या अपने प्रेम का इकरार करेगा। इरा के हाथों की मेहंदी की खुशबू पूरे कमरे में फैली थी और उसका दिल बार बार बाहर से आने वाली ढोलक की थाप पर धड़क रहा था। बाहर बारात का शोर बढ़ा तो इरा की सांसों की गति भी बिगड़ने लगी। दक्षा सुनहरी शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर वही चिर परिचित शालीनता और गरिमा थी, मगर आंखों में छिपी बेचैनी उसकी भिजी हुई मुट्ठियों से जाहिर हो रही थी। जब फेरों का वक्त आया तो मंडप में पंडित जी के मंत्रों की आवाज इरा के कानों में गूंजने लगी। अग्नि को साक्षी मानकर मंत्रोच्चार और कन्यादान के साथ दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया। 7 फेरे लेते ही इरा कानूनी और धार्मिक तौर पर दक्ष की जिंदगी का हिस्सा बन गई। दक्ष भी अपने मन में उसे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर चुका था। विदाई के वक्त का मंजर बहुत भारी था। इरा अपने माँ बाप से लिपट कर रो रही थी और दक्ष थोड़ी दूर खड़ा अपनी नजरें झुकाए उसके दुख को महसूस कर रहा था। उसे रोना तो नहीं आ रहा था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी तड़प थी कि वो आगे बढ़े और इरा का हाथ थामकर उसे यकीन दिलाए कि वो अब अकेली नहीं है। मगर उसके शर्मीले स्वभाव ने उसे वहीं रोके रखा। जब वो इरा को गाड़ी में बिठाकर अपने घर की ओर रवाना हुआ तो दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया था, क्योंकि रास्ता कुछ ही मिनट का था। घर पहुंचकर गृह प्रवेश और बाकी रस्मों का सिलसिला खत्म हुआ तो आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका इरा को बेचैनी से इंतजार भी था और डर भी। वो कमरे में फूलों से सजे बेड पर बैठी थी। उसका घूंघट उसके चेहरे पर था और वो घबराकर अपनी उंगलियों के पोरों को आपस में मसल रही थी। फिर अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई और दक्ष के कदमों की आहट करीब आने लगी। इरा का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा दक्ष उसे साफ सुन लेगा। दक्ष आकर बेड के दूसरे कोने पर बैठ गया था। कमरे में कैसी खामोशी थी जो इरा को काटने को दौड़ रही थी। काफी देर गुजर गई मगर दक्ष ने मुंह दिखाई के लिए उसका घूंघट नहीं उठाया था। फिर इरा ने हिम्मत करके हल्की सी हलचल की तो दक्ष चौंक गया। उसने कांपते हाथों से एक छोटी सी डिब्बी अपनी जेब से निकाली और उसे इरा के सामने ऐसे ही रख दिया। ये तुम्हारा तोहफा है। दक्ष की आवाज़ इतनी धीमी थी कि इरा को लगा शायद उसका वहम है। इरा ने घूंघट के अंदर से देखा कि अंगूठी की डिबिया उसके सामने रखी थी, मगर दक्ष ने उसे अपने हाथों से पहनाया नहीं था। इरा को बहुत हैरानी हुई कि ये भला कैसा इंसान है जो शादी की पहली रात भी एक अंगूठी पहनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दक्ष ने एक लंबी सांस ली और नजरें झुकाए हुए बोला, तुम काफ़ी थक गई होगी इरा, तो बेहतर है कि तुम कपड़े बदल कर आराम कर लो। मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ। ये कहकर वो मुड़ा और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इरा वहीं पत्थर बनी बैठी रह गई। उसकी आंखों में हैरानी के आंसू तैरने लगे। क्या मैं इसे इतनी भी पसंद नहीं आई कि वो मेरे पास बैठकर 2 पल बात कर सके? उसने दिल में सोचा और एक गहरा दुख उसके पूरे वजूद में समा गया। जब दक्ष कपड़े बदलकर वापस आया तो उसने देखा कि इरा अभी तक उसी तरह बैठी है। उसने कुछ नहीं कहा और बस बेड के दूसरी तरफ जाकर लेट गया और अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। इरा ने तड़प कर उसे देखा और फिर भारी मन के साथ खुद भी कपड़े बदलने चली गई। जब वो वापस आई तो कमरे की लाइट बंद थी और सिर्फ साइड लैंप की हल्की रोशनी फैली हुई थी। दक्ष चुपचाप आंखें बंद किए लेटा हुआ था।
इरा भी बेड के दूसरे किनारे पर जाकर चुपचाप बिना आवाज के लेट गई थी। उन दोनों के बीच फूलों का वो बिस्तर किसी दीवार की तरह खड़ा था। शादी की पहली रात की वो उलझन और खामोशी इरा के लिए किसी तकलीफ से कम नहीं थी। वो सोच रही थी कि क्या कोई उसकी पूरी जिंदगी इसी तरह दर्द में गुजरेगी, जबकि दूसरी तरफ दक्ष असल में सो नहीं रहा था, बल्कि जाग कर अपनी ही आत्मा से लड़ रहा था। उसकी मुट्ठियों में बेडशीट इस कदर दबी हुई थी कि उसकी उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ चुके थे। वो अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था, खुद से नफरत कर रहा था। वो खुद से पूछ रहा था कि वो क्यों इतना कमज़ोर, इतना बुज़दिल है। जो इंसान बरसों से इरा के एक दीदार के लिए तड़पता रहा, आज जब वो उसकी अपनी पत्नी बनकर उसके बिस्तर पर मौजूद थी तो उसके पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे डर था कि कहीं उसकी छुअन से इरा को ये न लगे कि वो सिर्फ उससे अपनी चाहत, अपना सुकून हासिल करना चाहता है। वो बचपन से अपनी भावनाओं को छुपाने का आदी था और यही आदत आज उसके आड़े आ रही थी। आज तक वो कभी किसी लड़के के करीब नहीं गया था और ना ही उसके ज़्यादा दोस्त थे जो उसे इन सब बातों के बारे में बताते। शादीशुदा रिश्ते के बारे में वो जानता तो था, लेकिन जब उसे हकीकत में ये रिश्ता निभाने का समय आया तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसे नहीं पता था पत्नी के करीब जाने के लिए उसे सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, या फिर किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इरा को इस रात को लेकर कंफर्टेबल फील करवाए। उसे कुछ भी नहीं पता था। उसकी यही अत्यधिक संवेदनशीलता और खामोश और शर्मो झिझक इरा के लिए गहरी चोट बनती जा रही थी। वो तो इस रात के लिए बड़े सपने सजाकर आई थी। हालांकि वो ये तो जानती थी कि दक्ष बहुत ही शर्मीला और कम बोलने वाला मर्द है, लेकिन उसे ये भी अंदाजा था मर्द कितने ही शर्मीले क्यों ना हो, लेकिन शादी की पहली रात वो अपने खोल से बाहर आ ही जाते हैं। और दक्ष की चौड़ी पीठ को देखते हुए दुख और अफसोस से गहरा सांस भर कर रह गई। 2 आंसू टूटकर उसकी आंखों से तकिए में कहीं खो गए थे। ये रात दोनों के लिए खामोश सजा और सीने में सुलगती अनकही तड़प के साथ गुजरने लगी। रिसेप्शन की सुबह का सूरज इरा के लिए कोई खास खुशी लेकर नहीं आया था। वो रात भर की अधूरी नींद और दक्ष की इस रहस्यमयी खामोशी के बोझ के तले दबी हुई थी। बिस्तर से उठी तो कमरे में दक्ष पहले से तैयार खड़ा था। उसने सफ़ेद कॉटन की शर्ट पहन रखी थी और शीशे के सामने खड़ा अपनी घड़ी बांध रहा था। इरा ने भारी और दुखी दिल के साथ उसे देखा तो दक्ष ने आईने में ही उसकी उदासी सूरत देख ली थी। उसका दिल तड़प उठा कि वो पीछे मुड़े और इरा की आंखों से वो उदासी पोंछ दे, लेकिन वो हमेशा की तरह अपनी झिझक के पिंजरे में कैद रहा। उसने अपनी धड़कनों को संभालते हुए बस इतना कहा, तुम भी तैयार हो जाओ, हमें बाहर नाश्ते के लिए निकलना है, सब इंतजार करे होंगे। इरा का जी चाहा कि वो चीख कर पूछे, क्या वो सिर्फ एक रोबोट है जिसने बस निर्देश देने हैं? मगर वो चुप रही और खामोशी से वॉशरूम चली गई। नाश्ते की मेज पर दोनों परिवार इकट्ठे थे। हंसी मजाक और ठहाकों का शोर था। इरा की कजन बार बार उसे आंख मारकर कुछ पूछना चाह रही थी, मगर इरा ने अपनी नजरें झुका रखी। दक्ष वहां भी वैसा ही था, कम बोलने वाला और गंभीर। बस कभी कभार किसी बात पर हल्के से सिर हिला देता था। इरा को लगा जैसे वो किसी अजनबी के साथ बैठी हुई है, जिसके साथ उसे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। जब रिसेप्शन की शाम आई तो इरा ने सिल्वर और लाइट पिंक कलर का भारी लहंगा पहना हुआ था, जिस पर सफ़ेद कसीदाकारी चमक रही थी। वो स्टेज पर किसी राजकुमारी की तरह बैठी थी, जबकि उसके बगल में दक्ष ब्लैक सूट में बेहद हैंडसम लग रहा था। स्टेज पर बैठे हुए भी दक्ष का वही हाल था। वो इरा के पास होते हुए भी उससे कोसों दूर लग रहा था। जब फोटोग्राफर ने उन्हें करीब होकर पोज देने को कहा तो दक्ष के माथे पर पसीना आ गया। उसने बहुत हिचकिचाहट के साथ अपना हाथ इरा के कंधे के पीछे रख दिया। इरा को उसकी इस मासूमियत और शर्म पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, क्या ये इंसान कभी खुद से कोई कदम उठाएगा या हमेशा उसे ही पहल करनी पड़ेगी। खैर, फंक्शन ख़त्म हुआ। रात को जब वो दोनों फंक्शन से वापस लौटे तो कमरे का माहौल बहुत भारी था। दक्ष ने अपना कोट उतारकर कुर्सी पर डाला और हमेशा की तरह खामोशी से सोने की तैयारी करने लगा, जबकि उसकी इस हरकत पर इरा गुस्से और तीखी नज़रों से उसे देखने लगी। वो उसके करीब ही बड़ी खामोशी से बैठ गई, फिर वो उसके बिल्कुल करीब आ गई, इतना करीब कि दक्ष की सांसें रुकने लगी थीं। इरा ने उसकी शर्ट के कॉलर को अपनी उंगलियों में जकड़ा और शरारत और गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ उसकी आंखों में झांकने लगी। उफ दक्ष, तुम तो बिल्कुल ही गूंगे हो, जिसमें बोलने वाला सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल नहीं किया गया है।
यार मतलब हद होती है। कोई इंसान इतना भी शरीफ और चुपचाप नहीं होता कि अपनी पत्नी के सामने भी ऐसे बैठे जैसे प्रिंसिपल के सामने बैठा हो। प्लीज कुछ तो बोलो। कल रात से तुमने मुश्किल से बस 2 लाइनें बोली हैं। एक तो ये कि चाय पियोगी, और दूसरा ये कि एसी का टेम्परेचर ठीक है। दक्ष ने बड़ी मुश्किल से सिर उठाया और अपने मोटे फ्रेम वाले चश्मे को उंगली से ठीक करने लगा। मुझे ज़्यादा बातें करना नहीं आता इरा। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें शिकायत का मौका न दूं। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इरा ने खिलखिलाता हुआ ठाका लगाया और उसके और भी करीब होकर उसके कान के पास फुसफुसाई, बस इतनी सी बात। मैं अभी तुम्हारा मुंह खुलवाती हूँ। ये कहकर इरा ने अपना हाथ उसके गर्दन के चारों तरफ डाल दिए और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे चैलेंज किया। अगले ही पल वो उसे तकिए पर सीधा गिरा गई और उसके ऊपर आती जरा सा उसके चेहरे पर झुकी। खूबसूरत झरने जैसे खुशबू बिखेरते बाल दक्ष के चेहरे पर बिखर गए थे। इरा की इस बेबाक हरकत पर दक्ष सांस रोके उसे देखता रह गया था। ना तो उसे रोक पा रहा था और ना ही कुछ कह पा रहा था। धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन इरा खोल चुकी थी। फिर बड़ी खुमारी में उसके सीने पर उंगलियां ट्रेस करती वो उसके चेहरे तक पहुंच चुकी थी। फिर उसके होंठों को अपनी उंगलियों से छूते हुए अगले ही पल वो उसके होंठों पर झुक चुकी थी। और इरा की इस हरकत पर दक्ष को जैसे कोई झटका लगा था। दक्ष के पत्थर वजूद का एक एक अंग हरकत में आ चुका था। वो जैसे अब खुद के ही कंट्रोल में नहीं था। इरा को तकिए पर पलटते हुए बड़ी मदहोशी से अब उसके चेहरे को निहार रहा था। दक्ष की आंखों में चमकते जज्बातों को देखती इरा का दिल भी अब जोर से धड़का था। अगले ही पल दक्ष के हाथ बड़ी मदहोशी से इरा के वजूद पर हरकत करने लगे थे और फिर बड़ी शिद्दत से उसके होंठों पर झुकता हुआ वो इरा की जान लबों पर ले आया था। उसके ब्लाउज की डोरियों को खोलते हुए वो भूल गया था कि वो वही शर्मीला दक्ष है जो उसका हाथ पकड़ने पर भी पसीने से तर हो गया था। उसकी नरम मक्खन धड़कनों को महसूस करते हुए वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था और एकदम अनोखा। वो कंट्रोल जो बरसों से एक मजबूत दीवार की तरह टिका हुआ था, इरा के इस एहसास और छुअन ने उस दीवार को रेत के ढेर की तरह ढा दिया। उसकी आंखों में छिपी वो शिद्दत और तड़प जो अब तक खामोश थी, अचानक एक लावे की तरह फट पड़ी थी। उसने एक झटके से इरा को अपनी मजबूत बाहों के घेरे में कस लिया और उसे खुद के इतना करीब कर लिया कि उन दोनों के बीच हवा का गुजरना भी मुश्किल हो गया था। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करने का, तो फिर अब उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि मेरे इतना करीब आकर तुमने मेरे बोलने वाले सॉफ्टवेयर को ही अपडेट नहीं किया है, बल्कि इसके साथ साथ तुमने और बहुत कुछ भी अपडेट कर दिया है। दक्ष की आवाज़ अब ऐसी नहीं थी जो थोड़ी देर पहले कांप रही थी, बल्कि उसमें वो मर्दाना रौब और आकर्षण था जिसने इरा के पूरे वजूद को कपकपा दिया था। इरा जो अब तक उसे छेड़ रही थी, अब खुद उसके काबू में आकर हैरान रह गई थी। और फिर वो दोनों उस रात एक दूसरे में इस कदर खो गए कि समय और हालात का कोई होश नहीं रहा। दक्ष ने अपनी बरसों की खामोशी का बदला इरा के नाजुक वजूद पर अपनी शिद्दतें बिखेर कर लिया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो दक्ष की आंख खुल गई। वो रात की हसीन यादों में घिरा हुआ था और जैसे उसकी नज़र इरा पर पड़ी जो उसके बाजू पर सिर रखकर बड़े सुकून से सो रही थी। इस वक्त दोनों के वजूद पर सिवाय कंबल के और कुछ भी मौजूद नहीं था। खुद की ये हालत को महसूस करते हुए दक्ष का शर्मीलापन फिर से लौटा था, तो वहीं इरा के नरम नाजुक वजूद को महसूस करते हुए उसका दिल एक बार फिर से जोर से धड़क उठा था। उसके दूधिया मखमली वजूद में वो फिर से डूबना चाहता था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि पूरी रात इरा उसकी शिद्दतें सहते हुए बेहाल हो गई थी। और फिर कहीं 5 बजे वो दोनों थक हार कर सोए थे। इरा के आराम का ख्याल करते हुए उसने धीरे से अपना बाजू हटाना चाहा तो इरा ने आंखें खोल दी। उसने दक्ष को दोबारा उसी तरह शर्माते और नजरें चुराते देखा तो वो हंसते हुए बेड पर उठकर बैठ गई और कंबल को अपने चारों तरफ लपेट लिया। इरा ने शरारत से उसकी ठुड्डी को छुआ और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, क्यों दक्ष जी, रात को तो आपका लहजा और तेवर दोनों ही कमाल के थे। ऐसा लग रहा था जैसे आप अपनी खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ा सैलाब छुपाए बैठे थे। और अब सुबह होते ही फिर से वही मासूमियत। क्या आपके प्यार का वो हक जताने वाला अंदाज सिर्फ रात के अंधेरे तक ही था? दक्ष ने धड़कते दिल के साथ नजरें उसके चेहरे पर जमाई थीं। तुम मेरी हो इरा, सिर्फ मेरी, रात के अंधेरे में भी और दिन के उजालों में भी। मैं तुम पर हक रखता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारे आराम का ख्याल कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें आराम से ज़्यादा मेरी शिद्दतों में बेहाल होने में मज़ा आता है।
वो धीरे से उसके कंबल का कोना खींचते हुए फिर से बहकने लगा था और उसके इरादों को महसूस करते हुए इरा घबराई थी। हमें देर हो रही है दक्ष, आपको फ्रेश होना चाहिए। उसकी हालत को देखते हुए इस बार दक्ष हंस पड़ा था। मैं तैयार होने जा रहा हूँ, नाश्ते के लिए देर हो रही है, वरना मेरा इरादा कुछ और था। वो शरारत से उसके निचले होंठ को अपने अंगूठे से जोर से रब करता हुआ वॉशरूम में चला गया था और अब उसे एहसास हुआ कि उसका पति जितना खामोश है, उसके अंदर छिपा प्यार उतना ही तीखा और गहरा है। शादी के बाद के शुरुआती 2 हफ्ते किसी सपने की तरह गुजरे थे। इरा की शरारतें अब भी बरकरार थीं और दक्ष हालांकि अब भी कम बोलता था, मगर इरा की नज़दीकी ने उसे कुछ हद तक खोल दिया था। वो अब उसे मुस्कुराकर देखता भी था और कभी कभी उसकी शरारत का जवाब शरारत से दे भी देता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर नारंगी रंग बिखरे हुए थे, इरा और दक्ष अपने घर की दूसरी मंजिल की छत पर मौजूद थे। इरा ने साड़ी का पल्लू सर पर लिया हुआ था और दक्ष के लिए अपने हाथ की बनी चाय लेकर आई थी। दक्ष कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर कुछ जरूरी फाइलें देखने में बिजी था कि तभी इरा ने चाय का मग उसके ठीक सामने रखा और पीछे खड़े होकर उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। बस भी कीजिए दक्ष, क्या ये बिजनेस आपको मुझसे ज़्यादा प्यारा है? मैं कब से यहाँ पर खड़ी आपके ध्यान का इंतजार कर रही हूँ, इरा ने थोड़ा सा मुंह बनाकर कहा। तो दक्ष ने अपना काम रोक दिया और इरा का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा कर लिया। उसकी आंखों में इरा के लिए वही पुरानी शिद्दत थी जो अब और भी गहरी हो चुकी थी। तुम्हारे सामने तो पूरी दुनिया की दौलत भी कुछ नहीं इरा, मैं तो बस इसलिए मेहनत करता हूँ ताकि तुम्हें वो हर खुशी दे सकूँ जिसकी तुम हकदार हो, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा। इरा का दिल उसके इस अचानक इजहार पर जोर से धड़कने लगा था। वो हंसते हुए उसके पास ही बैठ गई। दोनों एक दूसरे की बातों में गुम हो चुके थे और फिजा में मोहब्बत की खुशबू घुलने लगी थी, लेकिन वो दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि सड़क के पार गली के कोने में एक काले नकाबपोश एक काले रंग की मोटरसाइकिल खड़ी है जिस पर सवार व्यक्ति ने काला नकाब ओढ़ रखा था और उसकी ठंडी नजरें लगातार उन दोनों पर जमी हुई थीं। उसके हाथ में एक आधुनिक कैमरा था जिससे वो उनकी हर हरकत की तस्वीर ले रहा था। जैसे ही दक्ष ने इरा के माथे को प्यार से छुआ, उस नकाबपोश आदमी ने कैमरा बंद किया और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। इरा को एक पल के लिए लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है, तो वो चौंक कर नीचे गली में झांकने लगी, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। क्या हुआ इरा? दक्ष ने उसकी बेचैनी भांपते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस लगा जैसे वहाँ पर कोई था। इरा ने कंधे उचकाए और दोबारा दक्ष की बातों में गुम हो गई, मगर उसके अवचेतन में एक अनजाना सा डर बैठ चुका था। अगली रात दक्ष किसी बिजनेस डिनर पर गया हुआ था और इरा अपने कमरे में अकेली थी। उसका दिल बार बार आज घबरा रहा था। वो बार बार खिड़की से बाहर झांक रही थी। रात के 12 बजे जब दक्ष वापस आया तो वो बहुत अपसेट लग रहा था। सब ठीक तो है ना दक्ष, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? इरा ने उसके पास बैठकर पूछा तो दक्ष ने अपना फ़ोन मेज पर पटक दिया और इरा की तरफ ऐसी नज़रों से देखा जिसमें गुस्से की झलक साफ थी। इरा, क्या तुमने आज दिन में किसी से बात की थी? मेरा मतलब है कोई अजनबी आया था? दक्ष के सवाल पर इरा हैरान रह गई। नहीं तो, मैं तो सारा दिन घर पर ही थी। और आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इरा ने उलझन से पूछा। दक्ष ने गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले उठकर वॉशरूम चला गया। इरा वहीं बैठी रह गई। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष के लहजे में अचानक ये बदलाव क्यों आ गया था। थोड़ी देर के बाद जब दक्ष वापस आया तो उसने एक लिफाफा निकाल कर इरा के सामने फेंक दिया। इसे देखो और मुझे बताओ ये सब क्या है? इरा ने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला तो उसके अंदर कई तस्वीरें थीं। ये वही तस्वीरें थीं जो उस नकाबपोश आदमी ने ली थीं, लेकिन उन्हें इस तरह से एडिट किया गया था, ऐसा लग रहा था मानो इरा किसी दूसरे आदमी के साथ मौजूद हो। इरा के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। दक्ष, ये झूठ है, ये सब झूठ है। ये मैं नहीं हूँ। मेरा मतलब है मैं तो हूँ, लेकिन ये दूसरा आदमी। उसकी आवाज़ बुरी तरह कांपने लगी थी। लगता है किसी ने इन तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की है, किसी ने इन्हें बदल दिया है। दक्ष, ये सब झूठ है, इरा रोते हुए बोली, लेकिन दक्ष का चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। उसकी खामोशी अब एक खतरनाक तूफान का संकेत बन चुकी थी। मैंने तुम पर भरोसा किया था इरा, और ये तस्वीरें मेरे ऑफिस के पते पर भेजी गई हैं। साथ में एक नोट भी था जिसमें लिखा था तुम्हारी पत्नी के शौक कुछ ठीक नहीं है। दक्ष की आवाज़ में ऐसी कड़वाहट थी कि इरा का कलेजा कांप उठा। वो लगातार उसे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन दक्ष ने उसे झिड़क दिया। बस करो इरा, मैं अब तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता।
कल सुबह तुम अपने मायके चली जाओ। मुझे थोड़ा समय चाहिए ये सब सोचने के लिए। इरा तड़प कर रह गई। वो इंसान जो कल तक उसकी एक मुस्कान पर अपनी जान छिड़कता था, आज एक झूठी तस्वीर की वजह से उस पर शक कर रहा था। वो रात दोनों ने अलग अलग कोनों में रोते हुए बिताई थी। सुबह सुबह इरा ने सिसकते हुए अपनी अलमारी से कपड़े निकाले और उन्हें बैग में रख लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके गालों को भिगोते चले जा रहे थे। दक्ष कमरे के दूसरे कोने में दीवार से टिककर खड़ा हुआ था। उसकी मुट्ठियों में पर्दे की डोरी दबी हुई थी और उसके चेहरे की नसें गुस्से और दर्द से तनी हुई थीं। मैं जा रही हूँ दक्ष, जब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा तो मेरा इस घर में रहना बेकार है। इरा ने बैग की जिप बंद करते हुए भरी हुई आवाज में कहा। फिर जैसे ही वो बिस्तर के पास से गुजरकर दरवाजे की ओर बढ़ी, दक्ष की खामोशी अचानक एक तीखे तूफान में बदल गई। दक्ष ने बिजली सी तेजी से आगे बढ़कर इरा का बाजू पकड़ा और उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। इरा का पूरा वजूद उसके चौड़े सीने से इतनी जोर से टकराया कि उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। तुम्हें क्या लगता है इरा, तुम इतनी आसानी से चली जाओगी? दक्ष की आवाज में वो हमेशा रहने वाली शर्म या झिझक नहीं थी, बल्कि एक जुनूनी तड़प और गुस्सा था। उसने इरा के दोनों बाजुओं को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और एक झटके से उसे पीछे दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया। छोड़िए मुझे दक्ष, आपको तो मुझ पर शक है ना? और रात को आपने ही तो कहा था कि मैं चली जाऊं, तो फिर क्यों रोक रहे हैं मुझे? इरा ने तड़प कर उसके सीने पर हाथ मारा और उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर दक्ष किसी पहाड़ की तरह अपनी जगह पर डटा रहा। हाँ, मुझे गुस्सा है। हाँ, मेरा दिमाग फट रहा है ये सोचकर कि कोई तुम्हें छूने की कल्पना भी कैसे कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, दक्ष ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उसने इरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों की हथेलियों में भर लिया और उसके होठों के बिल्कुल करीब होकर फुसफुसाने लगा। तुम मेरी हो इरा, मेरी अमानत हो तुम। तुम्हारी एक एक सांस सिर्फ मेरी है। ये कहकर उसने पूरी बेबाकी और हक जताते हुए इरा के माथे और फिर उसकी आंखों पर अपने होंठ रख दिए और बड़े ही बेबाक अंदाज में उसके लबों को छूने लगा। उसका ये स्पर्श कोमल नहीं था, बल्कि उसमें एक ऐसी तीखी और बेकाबू शिद्दत थी जिसने इरा के पूरे वजूद को कपकपाकर रख दिया। इरा ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की। मुझे जाने दो दक्ष, मैं अब नहीं रुकना चाहती, आपके शक के साए में नहीं रहना चाहती। लेकिन दक्ष की स्ट्रॉन्ग ग्रिप और उसके बीच आने की तपिश ने उसे बेबस कर दिया था। फिर वो उसे उसी हालत में छोड़कर एक पल के लिए पीछे हटा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जाना चाहती हो ना, जाओ। अपने पापा के घर जा रही हो ना, जो मेरे घर से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है। याद रखना इरा, मेरी नजरें वहां पर भी तुम्हारा पीछा करेंगी। मैं तुम्हें खुद से दूर हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं अपनी लाइफ से तुम्हें जुदा नहीं होने दूंगा। ये सुनते ही इरा ने रोते हुए अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े कमरे से निकल गई। लेकिन उसके वजूद पर अभी तक दक्ष के स्पर्श का वो एहसास बाकी था जो उसे बता रहा था ये जुदाई सिर्फ एक दिखावा है। अगले 3 दिन इरा के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं थे। वो अपने कमरे में बंद होकर खिड़की से बाहर बालकनी को देखती रहती, जहां सुबह सुबह दक्ष बैठकर कॉफ़ी पिया करता था, लेकिन अब उसने वहां पर बैठकर कॉफ़ी पीना छोड़ दी थी। उसे बार बार दक्ष का वो जुनूनी रूप याद आ जाता था। चौथे दिन की रात जब तेज बारिश हो रही थी, इरा अपनी बालकनी में आकर खड़ी हो गई और बुरी तरह भीगने लगी। उसने देखा कि सामने वाली बालकनी में दक्ष खड़ा हुआ था। उसके हाथ में सिगरेट थी और वो भी भीगते हुए सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। उसी वक्त इरा को अपने फ़ोन पर एक मैसेज मिला, बाहर की ठंडी हवा तुम्हारी तबीयत खराब कर देगी, चुपचाप अंदर जाओ, वरना मैं अभी दीवार फांद कर वहां पर आ जाऊंगा और तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। याद है ना, मैं जितना बोरिंग और इनोसेंट हूँ उतना ही जुनूनी भी। इरा ने मैसेज पढ़ा तो उसके होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। दक्ष उसे मनाने के लिए अब शब्दों का सहारा नहीं ले रहा था, बल्कि अपने एक्शन से उसे जता रहा था कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। अगले ही पल गली में वही ब्लैक बाइक फिर से दिखाई दी। उस नकाबपोश इंसान ने दक्ष और इरा को अलग अलग बालकनी में तड़पते देखा तो उसके चेहरे पर एक विलेन जैसी स्माइल आ गई। बारिश की रिमझिम अब रुक चुकी थी, लेकिन इरा के दिल में लगी आग ठंडी नहीं हुई थी। दक्ष ने डिसाइड कर लिया था कि कल वो उसे मनाकर घर वापस ले आएगा, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वे तस्वीरें सच में एडिट की गई थीं। अगले दिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इरा के घर में दाखिल हुआ, जहां बड़े बुजुर्ग खामोशी से चाय पी रहे थे।
दक्ष को देखकर इरा के पापा के चेहरे पर थोड़ा सुकून आ गया, मगर इरा जो अभी अभी कमरे में आई थी, दक्ष को देखती उसकी आंखों में गुस्से के अंगारे सुलग उठे। इरा, अब बहुत हो गया, अपनी जिद छोड़ो और मेरे साथ घर चलो, दक्ष ने सबके सामने बहुत कंट्रोल करते हुए कहा था। इरा का दिल उसकी आवाज़ पर पिघलने ही वाला था, लेकिन वो फेक पिक्चर्स उसके दिमाग में कांटों की तरह चुभ रही थीं, जिन पर दक्ष ने यकीन कर लिया था। कैसे घर चलूं? उस घर में जहां कदम कदम पर मुझ पर शक किया जाए, जहां मेरी वफादारी की कीमत कुछ नकली तस्वीरें हों, इरा ने तीखे लहजे में जवाब दिया। तो दक्ष ने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथों में थामना चाहा। इरा, बात समझने की कोशिश करो, मैं गुस्से में था, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती गोद में उठाकर ले जाऊंगा और कोई मुझे रोक ना। दक्ष का सेंटेंस अभी अधूरा ही था कि हवा में एक जोरदार आवाज गूंजी। इरा ने अपने पूरे गुस्से को समेटा और दक्ष के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। कमरे में मौजूद हर इंसान शौक में था, जैसे टाइम वहीं रुक गया हो। दक्ष का चेहरा एक तरफ झुक गया। दक्ष ने धीरे से अपना हाथ अपने गाल पर फेरा तो उसकी आंखें जो हमेशा झुकी रहती थीं, अब इरा की आंखों में ऐसे टिक गई थीं जैसे वो उसकी रूह तक को देख रहा हो। उसने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बस एक ठंडी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई थी। तो मुझे यहाँ से ले जाने का हक खो चुके हो दक्ष, मुझ पर शक करके। ठीक है इरा, अब मैं तुम्हें कभी मनाने नहीं आऊँगा, कभी नहीं। ये कहकर वो मुड़ा और बिना किसी की तरफ देखे घर से बाहर निकल गया। इरा वहीं खड़ी कांपने लगी। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन उसकी ईगो ने उसे आवाज़ देने नहीं दी। अगले दिन इरा का दिल बहुत भारी था। उसे लग रहा था जैसे उसने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया है। वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए अकेले ही पास की मार्केट चली गई ताकि कुछ शॉपिंग कर सके। वो एक शॉप से बाहर निकल रही थी कि वही ब्लैक बाइक उसके पास आकर रुकी। इससे पहले कि इरा कुछ समझ पाती, एक सफ़ेद वैन उसके करीब आकर रुकी और दो नकाबपोशों ने इरा के मुंह पर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल रख दिया। इरा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश हो गई। उसे वैन में डालकर वो लोग पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए थे। शाम होते होते दोनों परिवारों में एक कोहराम सा मच गया था। इरा का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था और वो घर नहीं पहुंची थी। दक्ष को जब ये सब पता चला तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका सारा गुस्सा एक पल में ख़त्म हो गया और उसकी जगह एक ऐसी बेचैनी ने ले ली जो उसे पागल कर रही थी। दोनों परिवारों के बड़ों ने पुलिस और अपने सभी कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे पुलिस स्टेशन में बैठकर बड़े ऑफिसर्स पर प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन इरा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दक्ष अपने कमरे में बंद था। उसने लाइट्स बंद कर रखी थी और वो फर्श पर बैठकर बिना आवाज़ के रो रहा था। मैंने उसे क्यों से वहाँ अकेला छोड़ दिया, क्यों मैंने उस पर गुस्सा किया? वो बार बार खुद को कोस रहा था। पूरा दिन इसी टॉर्चर में गुजर गया। न कोई कॉल आई थी, न ही किसी फिरौती की डिमांड की गई थी। अगले दिन की दोपहर जब जागने और रोने की वजह से दक्ष की आंखें बुरी तरह लाल हो चुकी थीं, उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई तो दक्ष ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी सी हंसने की आवाज़ आई। कैसा है मेरा दोस्त दक्ष? सुना है तुम्हारी चुलबुली सी बीबी कहीं खो गई है। दक्ष का खून खौल उठा। ये आवाज़ कबीर की थी, वो इंसान जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था, मगर एक बिजनेस डील की वजह से उनके बीच दुश्मनी हो गई थी। कबीर, अगर इरा को एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वो मासूम है, हमारी दुश्मनी मुझसे बीच में क्यों ला रहे हो? दक्ष की आवाज़ में ऐसी दहाड़ थी जैसे कोई जख्मी शेर चिल्ला रहा हो। मासूम? अरे भाई, वही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, कबीर ने दूसरी तरफ से ताना मारते हुए कहा। ढूंढना है तो ढूंढ लो दक्ष उसे, लेकिन याद रखना वो तुम्हें अब कहीं नहीं मिलेगी। मैंने उसे ऐसी जगह छुपाया है जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता। ये उस थप्पड़ का बदला है जो तुमने मुझे सबके सामने मारा था। कबीर की बात सुनकर दक्ष का पागलपन अपनी आखिरी हद तक पार कर चुका था। उसने अपना फ़ोन मेज पर पटका और दीवार पर मुक्का मारकर चिल्लाने लगा। कबीर, अब या तो तुम नहीं रहोगे या मैं नहीं रहूँगा। मैं अपनी इरा को मौत के मुंह से भी वापस छीन कर लाऊंगा। दक्ष ने अलमारी से अपनी पिस्टल निकाली और कमरे से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में अब वो शर्मिला दक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम में जहां पूरी खामोशी थी, अचानक एक जोरदार ब्लास्ट हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद कबीर के गुंडे होश उड़ा बैठे। वो दक्ष था, मगर आज उसके चेहरे पर वो हमेशा रहने वाला मोटे फ्रेम का चश्मा नहीं था, जो वो इसलिए लगाता था ताकि सब उसे सीधा साधा समझें, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में उसके बड़े दुश्मन थे।
उसकी आंखें आज किसी चीते की तरह चमक रही थीं। उसने ब्लैक कलर की लेदर जैकेट और जीन्स पहन रखी थी, जिसमें उसकी कसरती बॉडी और भी खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथ में एक पिस्टल थी और चेहरे पर खूंखार अंदाज था, जो सिर्फ तब आता था जब इंसान सब कुछ दांव पर लगा चुका हो। कबीर, बाहर निकलो डरपोक इंसान, अपनी मौत का सामना करो। दक्ष की आवाज पूरे गोदाम में बिजली बनकर दौड़ी। इससे पहले कि कबीर के आदमी पोजीशन लेते, दक्ष ने बिजली की रफ्तार से हरकत की थी। उसका निशाना इतना सटीक था कि जो भी सामने आया वो दोबारा उठ नहीं सका था। वो सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ रहा था, बल्कि जब एक गुंडा उस पर चाकू लेकर झपटा तो दक्ष ने उसकी कलाई पकड़कर ऐसी जोरदार किक मारी कि उसकी पसलियों में चोट लगने की आवाज दूर तक सुनाई दी थी। वो एक एक करके सब गुंडों को धूल चटाता हुआ उस कमरे की ओर बढ़ गया जहां इरा को बांध कर रखा गया था। इरा, जो फर्श पर गिरी सिसक रही थी, दरवाजे टूटने की आवाज पर कांप उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसे वो पहचानने में असमर्थ थी। दक्ष, क्या ये आप हैं? इरा के होंठों से निकला तो कबीर, जो इरा के सिर पर पिस्तौल ताने खड़ा था, दक्ष को देखकर हंसने लगा। मानना पड़ेगा दक्ष, तुमने तो वाकई अपना रूप बदल लिया। पर याद रखना, तुम्हारी पत्नी का जीना या मरना अब मेरी एक उंगली के इशारे पर है। दक्ष ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपनी पिस्तौल नीचे कर दी। कबीर, तुमने मुझे जानने में देर कर दी है। मैं बिजनेस में खामोश रहता हूँ क्योंकि वहाँ शब्दों की नहीं, काम की अहमियत होती है, और यहाँ सिर्फ मेरा हाथ चलेगा। इससे पहले कि कबीर ट्रिगर दबाता, दक्ष ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू उछाला जो सीधा जाकर कबीर के हाथ पर लगा था। जब कबीर के हाथ से पिस्तौल छूटी तो दक्ष किसी तूफान की तरह उस पर झपट पड़ा था। पहले उसने कबीर का सिर पकड़कर दीवार से मारा, फिर उसे बालों से पकड़कर घसीटने लगा था। ये मेरी ईरा को हाथ लगाने और उसे रुलाने का बदला है। दक्ष की हर चोट के साथ कबीर की चीखें और ऊंची होती जा रही थीं। जब कबीर घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा तो दक्ष ने उसे वहीं छोड़ दिया और तेजी से बढ़कर इरा की रस्सियां काट दी। इरा ने जैसे ही खुद को आजाद पाया, वो दीवानों की तरह दक्ष के सीने से जा लगी। दक्ष ने उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया था और उसके सिर को अपने सीने से लगाकर आंखें मूंद ली। फिर दक्ष उसे गोद में उठाकर बाहर खड़ी अपनी गाड़ी तक ले आया था। गाड़ी में बैठते ही इरा ने सिसकते हुए उसका हाथ अपने दोनों हाथों में बड़ी कसकर थाम लिया था। दक्ष, प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर हाथ उठाया, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। दक्ष ने गाड़ी स्टार्ट की और इरा की तरफ देखे बिना गहरी सांस ली। सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है इरा। उस थप्पड़ ने मेरे अंदर के उस डरपोक इंसान को हमेशा के लिए मार दिया जो तुमसे अपने दिल की बात कहने से डरता था। अब घर चलते हैं, वहाँ बहुत सी बातें करनी है। घर पहुंचने पर दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। रात के सन्नाटे में जब सब सो गए और कमरे में सिर्फ दक्ष और इरा रह गए तो माहौल एक बार फिर से भावुक हो गया। इरा बेड पर बैठी लगातार कांप रही थी। उसके दिमाग में बार बार कबीर की वो बातें और टॉर्चर घूम रहा था। दक्ष उसके पास आकर बैठा और बेहद नरमी से उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। इरा का कंट्रोल टूट गया और वो रो पड़ी। दक्ष, वो सब लोग बहुत गंदे थे। वो मुझसे कहते थे कि तुम कभी नहीं आओगे। वो मुझे आपके खिलाफ भड़काते थे और डराते थे। वो मुझे जान से मार देते। दक्ष, वो रोते रोते हिचकियां लेने लगी थी। दक्ष ने उसे और भी कसकर अपने गले से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल पर तीर की तरह लग रहे हैं इरा। प्लीज़ रोना बंद करो। मैं वादा करता हूँ अब तुम्हारी आंखों में कभी कोई दुख नहीं आएगा। इरा ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ अब चश्मा नहीं था बल्कि उसके लिए बेपनाह प्यार और प्रोटेक्शन का भरोसा था। उस रात उनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई, जहाँ एक खामोश रहने वाला बिजनेसमैन अपनी वाइफ की ज़िंदगी का सबसे बड़ा रक्षक बनकर उभरा था। इरा को अब दक्ष की खामोशी से डर नहीं लगता था, क्योंकि वो जानती थी जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ होगी तो यही खामोश इंसान उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। दक्ष के अंदर का वो खामोश और शर्मीला इंसान कहीं दफन हो चुका था, और अब जो दक्ष इरा के सामने था वो उसकी सोच से भी ज़्यादा बदल चुका था। शादी के कुछ महीनों के बाद एक शांत और चांदनी रात थी जब वो दोनों अपने घर के टेरेस पर मौजूद थे। ठंडी हवा इरा के रेशमी बालों से खेल रही थी और वो अपनी ही सोच में खोई आसमान के सितारों को गिन रही थी कि अचानक दक्ष ने पीछे से आकर उसे अपनी मजबूत बाहों के घेरे में भर लिया। उसकी ठोड़ी इरा के कंधे पर टिकी हुई थी और उसके होंठ इरा के कान के बिल्कुल करीब थे। इरा उसकी इस अचानक और बेबाक टच पर बहुत हिचकिचाई और उसके हाथ की पकड़ से निकलने की नाकाम कोशिश करने लगी। दक्ष, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। अगर मम्मी या पापा इधर आ गए तो क्या सोचेंगे? थोड़ी तो शर्म करिए। इरा ने
इरा ने शर्माते हुए दबी आवाज में कहा तो दक्ष ने ठाका लगाया, जो इरा के लिए बिल्कुल नया था। उसने इरा को छोड़ने की बजाय उसे एक झटके से अपनी ओर मोड़ा और उसकी नाजुक कमर में अपने दोनों हाथों का घेरा डाल दिया और इतना करीब खुद के खींच लिया कि हवा का गुजरना भी मुश्किल हो गया। अपनी वाइफ से प्यार कर रहा हूँ इरा, और जिसे देखना है वो देख ले। उसे पता होना चाहिए कि ये जिद्दी लड़की अब इस पत्थर इंसान की पूरी दुनिया है। दक्ष की आवाज़ में वो मर्दाना रौब था जिसने इरा के पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ा दी। इरा ने नजरें उठाकर हैरानी से उसके चेहरे को देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ शरारत और दीवानगी थी। सच में दक्ष, कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि आप वही पुराने चुप चुप रहने वाले दक्ष हैं जो एसी के टेम्परेचर के अलावा कोई दूसरा बात ही नहीं बोल पाते थे। आप इतनी प्यारी और दिल छू लेने वाली बातें करना कहाँ से सीख गए? इरा ने उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए शरारत से पूछा तो दक्ष ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल वाली जगह पर रख लिया था, जहां धड़कनें किसी ढोल की तरह बज रही थीं। ये सब तुम्हारा असर है इरा। तुमने मेरे खामोश सॉफ्टवेयर को कुछ इस तरह अपडेट किया है कि अब उसमें सिर्फ तुम ही सेव हो। अच्छा, तो मतलब अब आपके सिस्टम में कोई वायरस नहीं आता? इरा ने हंसी दबाते हुए कहा। आता है, दक्ष ने तुरंत जवाब दिया। कौन सा? जब तुम नाराज होती हो तब पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है और फिर उसे ठीक करने के लिए तुम्हारी एक मुस्कान की जरूरत पड़ती है। इरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे वाह, अब तो आप बड़े शायर बन गए। क्या करूं, मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि सीधे सीधे आदमी को भी शायर बना दे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। और आपने मुझे सिखाया है कि दुनिया का सबसे सीरियस इंसान भी कभी कभी मुस्कुरा सकता है। यह बहुत बड़ा आरोप है। दक्ष ने जैसे नकली नाराजगी दिखाई थी। आरोप नहीं, ये सबूत है। मेरे पास आपकी हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीरें सेव हैं। अच्छा, फिर तो उन तस्वीरों को डिलीट करना पड़ेगा। मुझे वो सबूत जब्त करने होंगे। अरे वाह, अब तो आप सबूत मिटाने लगे। दोनों हंस पड़े। कुछ देर के बाद दक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इरा, मुझे लगता है हमारा आने वाला समय बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि अब मुझे प्यारा सा गोलू मोलू सा बेबी चाहिए। इरा का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। आपको हर बात इतनी फिल्मी बनानी जरूरी होती है क्या? क्या करूं, मेरी हीरोइन ही ऐसी है। दक्ष, इरा ने शर्माते हुए उसका नाम लिया तो वो हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगा। सच? नहीं, ये झूठ था, मैं फिर कहूँगा। इरा ने शर्माते हुए उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। बस कीजिए, अब मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, लेकिन एक बात तय है। दक्ष ने धीरे से उसकी नाक छूते हुए बड़े प्यार से कहा। क्या? इरा ने धीरे से पूछा। आने वाले हर सपने में तुम जरूर होगी, क्योंकि अब मेरी हर खुशी का पता तुम्हारे दिल से होकर जाता है। और अगर कभी हमारे घर कोई नन्हा सा मेहमान आया तो वो मेरी तरह होगा और आपको मेरी तरह सीधा भी रखेगा। दक्ष उसे उसी तरह अपनी बाहों में लिए हंसता रहा। उसकी आंखों में आने वाले कल के खूबसूरत सपने चमक रहे थे। इरा धीरे से मुस्कुरा दी और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया, जबकि दोनों की आंखों में आने वाले कल के खूबसूरत सपने चमक रहे थे। 2 साल के बाद बेड के बीचों बीच उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी 5 महीने का नन्हा आरब बैठा अपने छोटे छोटे हाथों से खिलौनों को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसकी गोल मटोल आंखें और मासूम सी मुस्कान बेहद प्यारी लग रही थी। इरा बेड के एक तरफ बैठी आरब के नरम नाजुक गालों को बड़े ही प्यार से छू रही थी, जबकि दूसरी तरफ दक्ष बड़े ही आराम से लेटा हुआ बड़े ही प्यार से अपने बेटे आरब को देख रहा था। इरा ने शरारत से आरब की नाक को छुआ और बेहद गंभीर बनने का नाटक करते हुए बोली, सुनो मेरी बात, कान खोलकर सुन लो। तुम्हें बड़े होकर बिल्कुल अपने पापा की तरह बनना है, समझे? ऐसे ही शांत और कम बोलने वाले, ताकि लड़कियों को कभी भी पता न चले कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। और हाँ, खबरदार, जो कभी किसी लड़की को परेशान किया या बेवजह उसके पीछे घूमे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ओके? आरब ने जैसे उसकी बात समझ ली हो वो खिलखिलाकर मुस्कुरा दिया और अपनी उंगलियां मुंह में डाल ली। दक्ष, जो अब तक चुपचाप ये सब सुन रहा था, जोर से हंस पड़ा और फिर उठकर आरब को गोद में भर लिया। उसके माथे को चूमते हुए बोला, नहीं बेटा, अपनी मम्मा की बातों में बिल्कुल भी मत आना। अगर तुम मेरी तरह बने तो कोई लड़की तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारी मम्मा जैसी जिद्दी लड़की मुझ पर फिदा हो गई थी और मुझे जिंदगी जीना सिखा दिया था, वरना मैं आज भी अकेला होता और तुम इस दुनिया में नहीं आते। इरा ने तुनक्कर पास रखा तकिया दक्ष की तरफ उछाल दिया। अच्छा, तो अब मैं जिद्दी हो गई और आप बहुत बड़े हीरो बन रहे हैं। आरब उन दोनों की नोकझोंक देकर अपने नन्हे नन्हे हाथ हवा में लहराने लगा, जैसे वो उनकी बातें खूब मजे लेकर सुन रहा हो।
दक्ष हंसते हुए बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, ये तुम्हारी तरह शरारती बनेगा और मेरी तरह तुमसे प्यार करेगा। अब तो खुश। इरा का चेहरा हल्का सा गुलाबी हो गया। वो मुस्कुराते हुए दक्ष के कंधे पर सिर रखकर बैठ गई, जबकि आरव उन दोनों के बीच अपनी मासूम और प्यारी सी मुस्कान बिखेर रहा था। कमरा उनकी हंसी, प्यार और खुशियों से भर गया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और प्यारी प्यारी और रोमांटिक सी कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और एक रोमांटिक सी कहानी के साथ।